नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 15 और हम पढ़ रहे थे स्कैटरिंग थ्योरी और स्कैटरिंग थ्योरी का आज का आपका टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल को ये पॉइंट को हम पढ़ते हैं तो देखो क्या करना पड़ता है। पहले हमको इसके अंदर डिसाइड करना होता है जो फर्स्ट पार्टिकल है यानी कि 1 नंबर का पार्टिकल और 2 नंबर का पार्टिकल कौन सा कहाँ पर है, इसको डिसाइड करना पड़ता है। तो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि क्वांटम आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर इनडिस्ट्रीब्यूटेबल। तो इन ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वी कांट डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल एज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपके पास में जस्ट सपोज करो कि ये एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो स्कैटर्ड होकर यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो स्कैटर्ड होकर यहाँ पर आ गया। क्लियर है, एक तो यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर चला गया। क्लियर है, अब मेरे को एक बात बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सेम ही है क्या, यानी कि ये कह सकता हूँ क्या मैं कि ये इलेक्ट्रॉन है वो ही यहाँ पर गया है, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी तो आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आगे वाले डायग्राम के अंदर मैं ये कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पर भी आ गया होगा। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कौन से पार्टिकल है भाई, आपके मैक्रोस पार्टिकल हैं, यानी कि मैक्रो लेवल के पार्टिकल हैं। और मैक्रो लेवल के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इतनी आसानी से क्या नहीं कर सकते भाई, ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ क्रिटिकल कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। तो अब उस क्रिटिकल कंडीशन से गुजरने के लिए हमने क्या किया भाई, हमने सबसे पहले एक काम किया। क्या किया भाई, हम एक वेव फंक्शन को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं वेव फंक्शन फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो हम दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए एक वेव फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब वो वेव फंक्शन क्या है भाई आपका, वो वेव फंक्शन है आपका साई इक्वल टू साई R1 और R2। ये वेव फंक्शन मान लिया मैंने साई वाला। ठीक है, अब इस साई वाले इस वेव फंक्शन को मानता हूं तो यार ये वेव फंक्शन है, ये थोड़ा इसको सॉल्यूशन के लिए थोड़ा क्रिटिकल बनता है। ठीक है, और हम इसको आगे कई बार ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और सही तरीके से या फिर एक्यूरेट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या काम में लेते हैं, आपकी सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम को काम में लेते हैं। तो हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम को काम में लेंगे, यानी कि हमारे पास में एक तो एस फ्रेम होगी, एक एस प्राइम फ्रेम होगी। एस प्राइम फ्रेम के अंदर और एस फ्रेम के अंदर एक पार्टिकल स्थित होगा और इसके अंदर एक पार्टिकल स्थित होगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या काम में लेना है भाई, सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम का ये सिस्टम काम में लेना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूँ, नाउ कन्वर्ट दिस वेव फंक्शन इन सेंटर ऑफ मास इनटू, लिखो यहाँ पर इनटू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो अब एफ आर R1 R2 इस फंक्शन को मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, साई कैपिटल आर और साई स्मॉल आर। अब कैपिटल आर तो किसके कोऑर्डिनेट है भाई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कोऑर्डिनेट है, और स्मॉल आर किसके कोऑर्डिनेट है भाई, आपके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है। अब देखो मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर के अंदर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए आर का ये वैल्यू पढ़ा कर आया हूं। तो उस वैल्यू के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, M1 R1 प्लस का M2 R2 अपॉन M1 प्लस का M2। ठीक है, यहाँ पर ये है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि पार्टिकल क्या है, आपके आइडेंटिफाइड पार्टिकल है। तो आइडेंटिफाइड पार्टिकल्स के लिए आपका मास ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स का क्या होता है भाई, M1 इक्वल टू M2। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, M कह देता हूँ। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, M R1 प्लस का M R2 अपॉन M प्लस का M। तो यहाँ से मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ M को, तो R1 प्लस का क्या जाता है R2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाता है 2M। तो M से M कैंसिल हो गया और फॉर्मूला क्या आ गया भाई, R1 प्लस का R2 अपॉन 2 आ गया। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में। तो R का वैल्यू क्या आ गया भाई, R1 प्लस का R2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो हम यहाँ पर इसको ऑपरेट करते हैं पेरिटी ऑपरेटर के साथ में। अब इसको पेरिटी ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है भाई, जैसे मान लो कि मैं साई एक्स को ऑपरेट करता हूँ पेरिटी ऑपरेटर, तो पेरिटी ऑपरेटर साई एक्स इक्वल टू, तो इसका क्या आपके पास में साई एक्स क्या आ जाता है भाई, माइनस का साई एक्स ऑपरेट होकर आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि मैं आपका ये फंक्शन है तो पेरिटी के साथ में आर थीटा फाई को मैं साई के लिए मैं ऑपरेट करता हूँ। तो पेरिटी ऑपरेटर साई आर थीटा फाई। क्लियर है, तो इसके अंदर आर तो है वैसा का वैसा आ जाता है और आपका पाई क्या आ जाता है, पाई माइनस का थीटा, और फाई क्या आ जाता है, पाई प्लस का फाई आ जाता है। क्लियर है, अब देखो मैं इसको आगे की ओर सोल्व करता हूं। तो आपका पेरिटी ऑपरेटर क्या कहता है भाई, पेरिटी ऑपरेटर कहता है कि मेरे पास में दो आइगन वैल्यू होती हैं। कौन कौन सी, एक तो प्लस और एक माइनस 1। ठीक है, तो पेरिटी ऑपरेटर के लिए जो प्लस होता है वो तो क्या देता है, सिमेट्री कंडीशन देता है, और माइनस होता है वो क्या देता है भाई, एंटी सिमेट्री कंडीशन देता है। क्लियर है, अब एंटी सिमेट्री और सिमेट्री कंडीशन के लिए हम एक स्कैटर्ड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन मानेंगे। और स्कैटर्ड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या कहता है भाई, साई स्कैटर्ड इक्वल टू एफ थीटा पाई ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर। अब इसके अंदर हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो ये आर है वो क्या होता है भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि इसके जो एफ थीटा फाई के अंदर लिखा हूं ना मैं, देखो एफ आर थीटा और फाई,
इस आर के अंदर तो कोई चेंज नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास में जो ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है वो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा कि स्केटर्ड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या होगा भाई, सिमेट्रिक होगा या फिर एंटी सिमेट्रिक होगा। तो इस सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट के लिए हम क्या करते हैं भाई, इस पेरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। तो पेरिटी ऑपरेटर साई स्केटर्ड इक्वल टू एफ पाई माइनस का थीटा और पाई प्लस का फाई, क्योंकि आर तो है वैसा का वैसा है, और ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, यानी कि ये आपका स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है और ये डिसाइड करेगा कि आपका जो स्केटर्ड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है वो क्या होगा भाई, वो सिमेट्री होगा या फिर एंटी सिमेट्री होगा। क्लियर है। तो अब देखो, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि सो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन से द स्केटरिंग एम्पलीट्यूड डिसाइडेड दैट स्केटर्ड वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, यानी कि स्केटरिंग एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करेगा भाई कि आपका वेव फंक्शन सिमेट्री है या फिर एंटी सिमेट्री है। क्लियर है। तो अब देखो, हम आपके सिमेट्री के लिए बात करते हैं। तो सिमेट्री के लिए हम कहते हैं कि एफ थीटा पाई एक फंक्शन है और वो क्या है भाई, सिमेट्री है। तो सिमेट्री के लिए क्या आता है भाई, क्या आता है, प्लस आता है ना। तो ऊपर लिख के आए हैं पहले हम, तो एफ थीटा फाई प्लस, ठीक है, और एफ पाई माइनस का थीटा पाई प्लस का फाई। क्लियर है। और आगे लिखते हैं एंटी सिमेट्री। तो एंटी सिमेट्री के लिए हम लिख देते हैं एफ थीटा पाई एंटी सिमेट्री इक्वल टू एफ थीटा पाई माइनस, इसके लिए एंटी सिमेट्री के लिए माइनस आता है, तो एफ पाई माइनस का थीटा पाई प्लस का फाई। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब देखो, हमारे पास में ये सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की टर्म आई है, और सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की टर्म के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि आपके पास में पावली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे पास में टोटल वेव फंक्शन में जो स्पिन पार्ट और स्पेस पार्ट होता है, कौन कौन सा भाई, स्पिन पार्ट और स्पेस पार्ट, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, फर्मियोन्स के लिए तो क्या बनाते हैं भाई, एंटी सिमेट्री। और आपके बोसोन्स, बोसोन्स के लिए क्या बनाते हैं भाई, सिमेट्री कंडीशन को बनाते हैं। तो देखो, हम यहां पर ये कह देते हैं कि लेट अस कंसीडर टू स्पिन वन हाफ पार्टिकल S1 और S2 इक्वल टू वन हाफ है। तो S इक्वल टू S1 प्लस का S2 टू S1 माइनस का S2। तो इसके लिए S का वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं, सॉरी 1 और 2 ले लेता हूं। तो आपका स्पिन और पार्टिकल पार्ट्स क्या बन जाएगा भाई, 2S प्लस का 1। तो देखो, इसके लिए मैं सोल्व करता हूं तो क्या जाता है, 2 इंटू 1 के लिए और 0 के लिए, तो 1 और 0 के लिए सोल्व करता हूं तो 2 इंटू 1 और प्लस का 1 इक्वल टू 2 प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ गया भाई, 3 आ गया। तो पहला पार्ट तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 क्या होगा भाई आपका, ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा भाई, सिमेट्रिक होगा। ठीक है। दूसरा, तो 2 इंटू 0, ठीक है, और प्लस का 1, तो ये तो क्या हो गया, 0 इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहाँ पर 1 आ गया। तो 1 होगा वो क्या होगा, सिंगलेट होगा, और सिंगलेट होगा वो क्या होगा भाई, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो आगे की ओर देखते हैं इसको। तो नाउ अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल द टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक फॉर फर्मियोन्स। तो आपका टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए भाई, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक भी किसके लिए होना चाहिए भाई, आपके फर्मियोन्स के लिए होना चाहिए। अब फर्मियोन्स के लिए एंटी सिमेट्रिक है, तो उसके लिए वेव फंक्शन को किस प्रकार से लिखते हैं, हम कहते हैं कि टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके लिए, फर्मियोन्स के लिए। तो फर्मियोन्स के लिए हम आपका वेव फंक्शन लिखते हैं तो साई इक्वल टू साई स्पेस और साई स्पिन। जो स्पेस पार्ट है वो तो एंटी सिमेट्रिक देगा, और स्पिन पार्ट है वो ट्रिपलेट फंक्शन को देगा, और टोटल वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से फर्मियोन्स को लिखा है, उसी प्रकार से हम किसके लिए लिख देंगे भाई, बोसोन्स के लिए लिख देंगे। तो बोसोन्स के लिए लिखेंगे तो हम कहेंगे सिमिलरली द टोटल वेव फंक्शन शुड बी सिमेट्रिक फॉर बोसोन्स। तो बोसोन्स के लिए साई इक्वल टू, साई पूरा का पूरा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए पहला तो पार्ट होगा स्पेस पार्ट, दूसरा होगा स्पिन पार्ट। स्पेस पार्ट के लिए जो पार्ट होगा वो क्या होगा भाई, आपका सिमेट्रिक होगा, और स्पिन पार्ट क्या होगा भाई, सिंगलेट होगा। क्लियर है। तो अब देखो, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड लिखेंगे आपके ट्रिपलेट के लिए। तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फंक्शन है एफ थीटा फाई, ट्रिपलेट के लिए तो ट्रिपलेट इक्वल टू क्या बन गया भाई, एफ थीटा फाई माइनस का क्या है गया भाई, एफ पाई माइनस का थीटा और पाई प्लस का फाई। क्लियर है। ये माइनस किसके लिए आया आपका, यहाँ पर एंटी सिमेट्री के लिए आया है, एंटी सिमेट्री के लिए आया। क्लियर है। और उसी प्रकार से हम सिंगलेट के लिए आपका फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, यानी फंक्शन के रूप में लिख देंगे किसको, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड को। तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड सिंगलेट के लिए क्या आएगा भाई, एफ थीटा बाई सिंगलेट इक्वल टू एफ थीटा फाई प्लस का एफ पाई माइनस का थीटा पाई प्लस का थीटा। ये किसके लिए आया भाई, प्लस किसके लिए, यहाँ पर सिमेट्री के लिए आता है,
ठीक है, किसके लिए आता है, सिमेट्री के लिए आता है। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाल देंगे। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसके लिए निकालेंगे, पहले तो ट्रिपलेट के लिए, और फिर किसके लिए निकाल देंगे, सिंगलेट के लिए। तो ट्रिपलेट के लिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा ट्रिपलेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ थीटा फाई ट्रिपलेट का मॉड्यूलस का स्क्वायर। क्लियर है। और दूसरा किसके लिए निकाल देंगे हम, सिंगलेट के लिए। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सिंगलेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ थीटा फाई सिंगलेट का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे की ओर देखो, अब मेरे पास में यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रिपलेट होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये 3 टाइप का होता है। ठीक है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगलेट होता है, वो 1 टाइप का होता है। क्लियर है। दोनों जुड़कर कितने टाइप के बन जाएंगे भाई, 4 बन जाएंगे। अब देखो आपके पास में क्या है भाई, राउंड है या फिर सर्कल मान लो इसको। अब इस सर्कल के मैंने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। ठीक है। अब ये इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है भाई, 25% हिस्सा है। ये भी कितना है, 25% है। ये भी 25% है और ये भी 25% है। तो मेरे को एक बात बताओ, ट्रिपलेट के अंदर कितने हिस्से हैं भाई, 3 हिस्से हैं। तो इसका 1 2 3, तो इसका 25 25 25 कितना परसेंट आ गया भाई ट्रिपलेट के लिए, 75%। और जो सिंगलेट के लिए एक बचता है उसके लिए कितना परसेंट है भाई, 25%। तो 25% को हमारी भाषा के अंदर 1/4 पार्ट बोलते हैं, 75% को हमारी भाषा के अंदर 3/4 पार्ट बोलते हैं। तो ट्रिपलेट के लिए तो आपका जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो क्या आएगा भाई, 3/4 सिग्मा ट्रिपलेट। और आपका सिंगलेट के लिए जो वेव फंक्शन आएगा वो 1/4 सिग्मा सिंगलेट आएगा। क्लियर है। तो हमारे पास में ये क्या आ जाता है भाई, टोटल क्रॉस सेक्शन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि दैट इक्वेशन इज नोन एज टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और इसी के साथ में आपकी यूनिट भी एंड हो जाती है। क्लियर है। और इसके आगे हम आपकी सेकंड नंबर की यूनिट चालू करने वाले हैं। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। सो थैंक्स फॉर टुडे।